इसके अलावा उस ये जो किसी ने क्यों नहीं लिखा, मैं आपको बताता हूँ। 1857 में हम लोग जीत रहे थे, हम लोग मतलब हिंदुस्तानी। 1858 में अंग्रेज़ों का पल्ला भारी होते गया, 1859 पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो गया। उस वक्त यहाँ का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। दिया था मोहम्मद लतीफ़ अंसारी ने, जिसकी खोज करवाई और काफ़ी तन्मयता उन्होंने दिखाई। इस कड़ी में हम लोग उसी स्थल पे आज उपस्थित हैं जहाँ तो दोस्तों हमने 1857 की क्रांति का जिक्र किया और 1857 की क्रांति में अवध का यह क्षेत्र बस्ती जनपद, यहाँ पे हम लोग महुआ डाबर गांव में आए हुए हैं। और महुआ डाबर गांव जो अंग्रेज़ों ने नक्शे से गायब कर दिया था, मोहम्मद लतीफ़ अंसारी ने जिसकी खोज करवाई और काफ़ी तन्मयता उन्होंने दिखाई। इस कड़ी में हम लोग उसी स्थल पे आज उपस्थित हैं जहाँ पे ये दावा किया जा रहा था कि महुआ डाबर कस्बा था। और यहाँ पे एक स्थानीय निवासी हम लोगों से मिले जो बुजुर्ग हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या किस्सा क्या कहानी है यहाँ की। तो चाचा क्या नाम है आपका? आशाराम यादव। आशाराम यादव। हाँ। क्या किस्सा आपको यहाँ पे सुनने को मिला, क्या था यहाँ पे? पहले कस्बा था ये। जी। कस्बा था, ये बताते हैं अंग्रेजों का ज़माने में मतलब 6 अंग्रेज को मार डाले थे। अच्छा। एक अंग्रेज बचा था, भाग के गया था कचूरे के सुकुल जी के कोई उनकी दादी उदी थी, वो छिपा लिए थे। तो यहाँ से लोग गए उसको मारने के लिए भी, वो झूठ बोल गई कि यहाँ कोई नहीं आया, छिपा लिए। तो उसके बच जाने के बाद वो जो है गया अपने अंग्रेज गुट में, और जाने के बाद जो है अंग्रेज ने आया तो यहाँ का जो मोहर फुकवा दिया। अच्छा। और उसके बदले में जो है सुकुल साहब को, शुक्ला जी को जो है 5 गांव की जिम्मेदारी मिली थी। अच्छा, ये बताते हैं। बात बताई जाती है। बताते हैं। और फिर इधर कलवारी के जो है झब्बर सिंह या जाबर सिंह से कोई है, वो भी मरे थे। बहुत लोग हिंदू मरे थे इसमें, खाली मुस्लिम ही नहीं मरे थे। अच्छा। हम यही जानते हैं। और उसके बाद फुकवा दिया, तब से आबाद नहीं हुआ। अच्छा, अभी हम लोग चाचा जहाँ पे खड़े हैं, ये क्या था यहाँ पे, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, ये तो हम अपने बचपन से देख रहे हैं, मतलब और कम गिरा था, अब ज्यादा गिर गया है। इसको खंडहर खंडहर देख रहे हैं। एक मस्जिद और इसके दक्षिण में है। मतलब ये मस्जिद थी? मस्जिद, हाँ मस्जिद थी। दक्षिण में वो मस्जिद, मतलब उसका यहाँ के मुस्लिम लोग चंदा लगा के छत लगवा दिए, छत डैमेज था। यही जानते हैं कहानी। अच्छा, तो आपको लगता है कि इतना ऐतिहासिक महत्व है इस स्थल का? 1857 की क्रांति में हम लोगों ने जो युद्ध लड़ा, हमारे पूर्वजों ने जो युद्ध लड़ा अंग्रेज़ों से, और हमको आज़ादी जो मिली है, तो आपको लगता है कि प्रशासन को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, सरकार को यहाँ ध्यान देना चाहिए, कोई शहीद स्मारक बनाना चाहिए जिससे लोग यहाँ पे आए, एक पर्यटन स्थल बनाया जा सके इसको? क्या लगता है आपको? हमारा तो यही मन कहता है कि भाई पर्यटन स्थल बनाया जाए तो अच्छी बात होगी। इससे गांव का भी विकास होगा। गांव का विकास होगा। यहाँ के लोग पूर्वज लोग मरे होंगे, उन लोगों का घर जला होगा, तो कम से कम उनकी आत्मा को एक बहाने शांति भी मिलेगी। शांति आत्मा को मिलेगी। ये तो बढ़िया है जी। तो चाचा क्या उम्र हो गई आपकी? हमारी उम्र 65 साल है, 66वां साल चल रहा है। अच्छा, तो ये किस्से कहानियाँ जो आप बता रहे हैं, ये कहानियाँ अपने बुजुर्गों से आपने सुनी होंगी? बुजुर्गों से, अपने दादे बाबे से सुना था। लोग बताते, गांव में लोग बताते थे, और लोग बुजुर्ग लोग वही लोग बताते थे ये कहानियाँ। जी। मोहम्मद लतीफ़ अंसारी जी भी यहाँ पे आए, जिन्हीं की अगुवाई में खोज हुई थी, उनके बारे में भी कुछ जानकारी रखते हैं आप? वो गौया बहादुरपुर के ब्लॉक के पास उनका घर है, बम्बई रहते थे जी। हाँ, लेकिन वो भी इधर उधर खोज करके किसी से बताए हैं, और उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, विशेष जानकारी हमको नहीं है। बहुत बाद के हैं वो, को हमसे छोटे ही होंगे। अच्छा अच्छा। हमसे कम उम्र में होंगे, हो सकता है। हाँ जी। तो इस कड़ी में हम और भी कुछ दिखाना चाहेंगे। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आसपास के स्थलों को दिखाएं। तो चाचा हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये जो जगहें आपको दिख रही हैं, यहाँ भी खुदाई हुई थी? नहीं, इस मस्जिद के और दक्षिण में खुदाई हुई थी। अच्छा। तो कुआं निकला था उसमें, और ऐसे दीपक वगैरह निकला था। हाँ। और कुछ ऐसा मिट्टी का बर्तन निकला था। हाँ। ऐसा निकला था। मतलब ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पे कस्बा था। अरे भाई, ईंट है, पत्थर है, मतलब वो पुराने जमाने खपड़ेल जो था ना, खपड़ेल उपड़ेल वगैरह है। कहीं कहीं तांबे का सिक्का मिलता था, कौड़ी मिलती है। आप कौड़ी जानते हैं ना? कौड़ी मिलती है। हम भैंस चराते हैं, बरसात जब होता है तो कौड़ी मिलती है, तांबे का पैसा भी मिलता है जब मिट्टी बह जाती है। तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी, कोई कहानियाँ यहाँ की जो स्थानीय स्तर पे प्रचलित हों, जो आपको पता हो? और स्थानीय प्रचलित ऐसा है कि हम जानते हैं कि जब 1900 पता नहीं किस सन में लंगड़ी आनी एक आई थी।
अच्छा हाँ। लंगड़ी आधी आधी हाँ। 8 बजे रात में आई जी, थी। जी, जी। आम उस साल बहुत फरा था। तो बताते जहाँ खुदाई की है, ये एक जगह थोड़ी दूर पर है, एक पीपल का पेड़ था। वो अब हम देखे थे उस जमाने में, जी। और उस समय उस जमाने में जब आया था आंधी, तो पेड़ की डालियाँ जो टूट टट के गिर गया था, और खंभे जो चैनल वाला खंभा नहीं था, वो खंभा जो टेढ़ा हो गया था, इतनी आंधी थी। तो उसी में वो पीपल का पेड़ बहुत पुराना था, गिर गया था। तो एक समोद नाम का लोहार है ही नूर चक्का, तो ये खरीद लिया था। अब किससे लिया था, प्रधान से लिया, किसे हमको पता नहीं है, लेकिन उसे बताते कोई कहता 2 घड़ा, कोई कहता 3 घड़ा, कोई कहता 5 घड़ा। वहाँ सोना निकला था या चांदी निकला था। और तो एक लोधे नाम है, सदगुरु मर गए, वो भी मर गए, उनके पिताजी मर गए, उनके बच्चे हैं जिनका नाम है। तो वो बता रहे थे कि हमको दे रहा था जो है कि एक गगरा ले लो, 1 घड़ा, लेकिन हम नहीं लेकर, हमने कहा, उसने कहा कि हमारे पास एक लड़का है, हम नहीं लेंगे। वो समूद लोहार ले गया। उसके बाद वहाँ क्या हो गया पता नहीं, कैसे उसका चोरी हुआ, क्या हो क्या नहीं हुआ, वो अपना भी मर गया, उसके बच्चे भी तो वो भी मर गए। यही कहानी जानते हैं। अच्छा। तो दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे कैमरे में एक जली हुई मस्जिद के अवशेष हैं। पूरी तरीके से ये ध्वस्त हो चुकी है और खंडहर में तब्दील हो गई है। आसपास आप देखेंगे तो एक चारागाह है, कुछ पोखरे जैसा दिख रहा है हमको। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आप उस तरफ दिखाएं। कुछ बांस की झाड़ियाँ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो पूरी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको झाड़ियाँ हो गए, पौधे हो गए, इसी तरीके से यहाँ पे इसको छोड़ दिया गया है। और निश्चित रूप से इसका पुनर्वास करना चाहिए, इसको संरक्षित करना चाहिए। स्थानीय प्रशासन जो है इसको संज्ञान में लेना चाहिए इस मामले को। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव आप मनाते हैं और अपने शहीदों को, अपने क्रांतिकारियों को याद नहीं करते हैं, तो ऐसा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातें वहाँ पे बेईमानी हो जाती हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे इस वीडियो के माध्यम से भी कि यहाँ पे एक स्मारक बनाया जाए, एक शहीद स्थल इसको घोषित किया जाए और जिला प्रशासन इसको अपने संरक्षण में लेके इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे, ताकि यहाँ का जो अवध क्षेत्र का बस्ती जनपद है, इसका गौरवान्वित करने वाला जो इतिहास है वो पूरे भारतवर्ष में लोगों के प्रकाश में आएगा। और हम सलाम करते हैं लतीफ़ अंसारी जी को, जिन्होंने इसको खोजा, इस स्थल को खोजने में उन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई और अपनी एक उम्र खपा दी इसको खोजने में, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुए हैं। अभी हाल में ही वो बस्ती जनपद में आए भी थे। यहाँ की जो कलेक्टर मैडम है वहाँ उन्होंने भेंट भी किया था, उनको ज्ञापन भी दिया है, और शायद उनको वहाँ से कुछ एक जनरल है उसको प्रकाशित करना है, उसके बारे में भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस उनको मिला है। तो ये बस्ती जनपद का महुआ डाबर गाँव, जहाँ पे खाली अवशेष रह गए हैं, खंडहर रह गए हैं, और यहाँ पे खुदाई में भी जो अवशेष मिले थे उनको पुनः फिर से उन पे मिट्टी डाल दी गई और उनको ढक दिया गया, ताकि यहाँ के जो कृषक हैं वो अपनी खेती सुचारू रूप से उस पर कर सकें। ठीक है, तो इस कड़ी में हम लोग अभी आगे आपको लतीफ़ जी से मिलवाएंगे, उनसे रूबरू करवाएंगे। अब पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किया और कैसे इस स्थल का खोज किया, क्या जुनून था, क्या कहानी थी। और इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे इस एपिसोड में। दोस्तों नमस्कार। अगर हम बात करते हैं क्रांतियों की, तो 1857 की क्रांति भारत में एक बदलाव लेकर आई, और वास्तव में हम ये मानते हैं कि यहीं से भारत की जो आज़ादी का एक बिगुल था वो बज गया था। यहीं से तमाम विद्रोह होने शुरू हो गए थे। और इस कड़ी में अगर अवध क्षेत्र की हम बात करें तो यह क्षेत्र बहुत ही उद्वेलित था। तमाम बार अवध क्षेत्र जो है वो रौंदा गया घोड़ों की टापों से। और इस कड़ी में अवध क्षेत्र में एक जनपद का नाम हम लेते हैं बस्ती जनपद। बस्ती जनपद का इतिहास बड़ा ही गौरवान्वित करने वाला रहा है, लेकिन इतिहासकारों की अगर हम अनदेखे की बात करें तो वास्तव में ये बहुत ही गंभीर विषय था। इतिहासकारों ने ना तो यहाँ के जो गौरवशाली इतिहास था उसके बारे में सटीक टिप्पणियाँ लिखी, ना ही कोई टीका लिखा। तो इस कड़ी में आज हम जो है एक ऐसे स्थल की बात करेंगे, बस्ती जनपद का ही वो स्थल है जिसको महुआ डाबर के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इतिहासकारों की, तो इतिहासकारों के आंखों पे जो चश्मा पड़ा था, शायद उस चश्मे के पीछे ये महुआ डाबर उनको दिखा नहीं, या उनकी जो कलम थी वो अंग्रेज़ों के जो चंद सिक्के थे उन पे वो बिक गई थी। लेकिन आपको हम बता दें कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे तमाम क्रांतिकारी आज भी पैदा होते हैं
जो अपने लिए नहीं, अपनी माटी की रक्षा के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम करके अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे में ही एक नाम आता है मोहम्मद लतीफ़ अंसारी जी का। तो हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं वो मोहम्मद लतीफ़ अंसारी जी हैं। इनका हम इस्तकबाल करेंगे और जानेंगे कि महुआ डाबर की कहानी क्या है और 1857 का वो किस्सा क्या है जिसके बारे में ये अभी तक अछूता था। ये स्थल जो बहुत कुछ इसका इतिहास रहा है, हम लोग नहीं जानते थे। तो हम लोग स्वागत करते हैं लतीफ़ जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। नमस्ते। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये, ना तो आप कोई इतिहासकार थे, ना कोई आप लेखक थे, आपको क्या पड़ी थी इस जगह को, इस स्थल को खोजने की जो इतिहास में कहीं दर्ज ही नहीं है? असल में मैं बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 4-5 साल, 6 साल या 7 साल का है। तो मैं अपने अब्बा से सुनते आया था, वो हमेशा अपने दोस्तों या जान पहचान वालों से कहते थे जी कि हम महुआ डाबरी हैं। हमारे बुजुर्गों ने, जो महुआ डाबर के रहने वाले थे, उन्होंने किसी ज़माने में कुछ अंग्रेज़ों को मार दिया था। अच्छा। इसीलिए उन्होंने पूरे गांव को जला दिया। लेकिन फौज के आने से पहले ही हमारे बुजुर्ग वहाँ से भाग गए थे, इसीलिए बच गए, वरना वो भी मार दिए या जला दिए जाते। अच्छा, अगर हम बात करें महुआ डाबर के इतिहास की, तो जैसा आपने बताया कि आप जो है अपने अब्बा जान से सुना करते थे सारी किस्से कहानियाँ, तो जहन में कहाँ से ये आया कि उस स्थल की हमें खोज करनी चाहिए, उसके तथ्यों को ढूंढना चाहिए? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि वो ये बात है, मैं शायद बचपन से 20-22 साल की उम्र तक लगातार सुनता रहा, और सुनते सुनते पता नहीं कब मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि कभी ना कभी जाके उस जगह को ज़रूर देखूंगा। उस बीच मेरी शादी हो गई, कुछ दिनों बाद अब्बा की डेथ हो गई और घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। इसलिए घर चलाने के लिए मैं कारखाने में कपड़ों की सिलाई का काम करने लगा। अच्छा। इस तरह मैं काम करते रहा, वक्त गुजरते रहा। यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं था कि मैं महुआ डाबर को भूल गया था या मुझे उसकी याद नहीं आती थी, लेकिन घर की जिम्मेदारी और पैसों की कमी की वजह से मैं उस तरफ जा नहीं पा रहा था। इस तरह मैं काम करता रहा, घर चलते रहा, वक्त गुजरते रहा, बच्चे बड़े होते गए और एक वक्त ऐसा भी आया जब बच्चों ने घर को संभाल लिया। तो घर की जिम्मेदारी कम हो जाने की वजह से वो जो बचपन से मेरे दिमाग में बैठी थी कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो जब मेरी उम्र 49 साल थी, 49, तब मैं महुआ डाबर को देखने के लिए बम्बई से 1500 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर उस जगह पे पहुँच गया जहाँ वो कभी आबाद था। तो उस जगह पर जब मैंने देखा तो जगह जगह जले हुए ज़मीनों के अवशेष, गिरे पड़े खंडर, मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन, ईंट, खपरेल के टुकड़े, लाखोरी ईंटों, तो वो सब देख के मैं शौक हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे अब्बा सच कहते थे। और उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए और सच पूछो तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ शायद इस वक्त भी कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी या ज़हनी तौर पे मेरे अंदर कितनी उथल पुथल मची थी। अपने पूर्वजों को याद करके कितनी कैसी स्थिति रही होगी? तो मन में एक ख्याल आता था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कि फौज ने कैसे इस गांव को घेरा होगा। फिर फौज को देख के गांव वाले किस तरह डरे, सहमे और खौफजदा हुए होंगे। औरतें और बच्चे किस तरह चिल्लाए होंगे। उसके बाद फौज ने किस तरह उस गांव को घेर कर जला दिया होगा। उसके बाद जलते हुए मकान, आग के लपलपाते शोले और आसमान पर काला काला धुआं, सारी कुछ चीज़ें जहन में वो सब। तो उन्हीं टूटे फूटे खंडरों के पास जो सीढ़ियाँ थी उस पर, जिस पर मैं बैठा था, शायद 1.5-2 घंटे तक वैसे ही बैठा था। और वहाँ से उठते वक्त मैंने ये मजबूत फैसला कर लिया था अपने मन में कि मैं इस बात का पता ज़रूर लगाऊंगा कि हमारे बुज़ुर्गों और इस आबादी के साथ कब, क्यों, कैसे और क्या क्या हुआ था। इसीलिए मैंने उस तरफ के आसपास के 8-10 गांव के बड़े बूढ़े, पढ़े लिखे और जानकार लोगों से मिला और सबसे एक ही बात पूछा, तो सब ने करीब करीब एक ही वैसे ही जवाब दिया जैसा मेरे अब्बा देते थे। लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। तब मैंने नक्शा लिया बस्ती ज़िले का, लेकिन उसमें महुआ डाबर का नाम नहीं था। अच्छा, नक्शे में महुआ डाबर कहीं दर्ज नहीं था। तो 2-3 दिन के बाद मैंने फिर 100 साल पुराना नक्शा लिया और मेरी हैरत की इंतहा नहीं थी, उसमें भी महुआ डाबर का नाम नहीं था। अच्छा।
तब मैंने महुआ डाबर के जो पुराने जो पूर्व थे ज़मींदार उनसे और नगर के राजा के मौजूदा वारिस श्री लाल वीरेंद्र प्रताप सिंह जी उनसे भी मिला। उनके पास भी कोई सबूत नहीं था, लेकिन वो कहते थे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन किसी के पास की तरह का कोई सबूत नहीं था। तो मैं समझ गया कि जब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट का कोई विभाग इसको मानेगा नहीं। इसीलिए मैं मुंबई वापस लौट आया और सबूतों की तलाश में मैं पुरानी किताबें खरीद कर, मांग कर या अलग अलग लाइब्रेरी में जा कर देखता और पढ़ता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। शायद उसकी एक वजह ये थी कि मेरी पढ़ाई सिर्फ 10वीं क्लास तक हुई थी। मुझे मालूम नहीं था कि सर्च या रिसर्च क्या होता है, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि किसी ऐसी आबादी को जिसे जलाकर नष्ट कर दिया गया उसका सबूत हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके बावजूद मैं हिम्मत नहीं हारा और उसकी तलाश में लगा रहा, और फिर देखते ही देखते 8 साल गुजर गए। तो 8 साल में पहले दिन जहाँ मैं था सबूतों के मामले में, 8 साल बाद भी मैं वहीं पे था। अच्छा, कुछ हाथ नहीं आया? कुछ भी हाथ नहीं आया। उसी दौरान में हमारे एक दोस्त थे दिल्ली में, उनकी बेटी की शादी थी, मिस्टर HS भाटिया, हरविंदर सिंह भाटिया जी की बेटी की शादी में दिल्ली गया था। शादी में शरीक होने, सबूतों के मामले में आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं कितना वो था। शादी मुझे आज भी याद है, 24 को शादी थी, 25 नवंबर को शादी थी 2002 को। शादी में शरीक होने के बाद 26 नवंबर को नेशनल आर्काइव्स दिल्ली के वहाँ पे चला गया। अच्छा। सबूत ढूंढने के लिए, और ये इत्तेफाक की बात थी या पता नहीं क्या था, मुझे वहाँ पे बस्ती गजेटियर 1907 में HR नेविल के लिखी हुई किताब मिल गई। उस किताब में मुझे पेज नंबर A158 पर महुआ डाबर के बारे में एक बहुत अहम सबूत मिला। ये मालूम पड़ा कि ये 10 जून 1857 की घटना थी, जहाँ 6 अंग्रेज मारे गए थे और सार्जन बुशर नामी एक फौजी भाग निकलने में कामयाब। सर, मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहूँगा इस मामले में कि जैसे कि आपने जो भी खोजें की इस बारे में, तो आपने काफ़ी रिसर्च भी किया होगा, तो हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा पूरा घटनाक्रम संक्षिप्त में बताना चाहेंगे कि वास्तव में ये घटना घटित क्यों हुई, क्या वजह थी इसके पीछे। असल में पूरी रिसर्च करने के बाद जितने भी सबूत मिले, और उसके बाद जब खुदाई उदाई भी हो गई महुआ डाबर की, उसके बाद मेरे मन में आया कि मैं इसके ऊपर किताब लिखूंगा। तो 2010 के बाद मैंने किताब लिखना शुरू किया और आज 2022 है, किताब तैयार हो गई है। तो उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा, और जैसा कि हम सुनते भी आए थे अपने पुरखों से, बंगाल में जो कपड़े बनाए जाते थे उस ज़माने में, और किताबों के पढ़ने से भी मालूम होता है कि जैसे सूती कपड़े इतने मजबूत और सस्ते होते थे, है ना। हाँ, मलमल, किमख्वाब, जामदानी, इन कपड़ों की मौजूदगी में विलायत में बने कपड़े बिकते नहीं थे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने इस इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहिए और बर्बाद महुआ डाबर में भी क्या ऐसा कुछ था? हाँ, तो वो जो बंगाल के जुलाहों के जो हाथ या पंजे या उंगलियां काटी गई थी, तो बहुत सारी फैमिली माइग्रेट यानी प्लान कर रहे थे। उसी दौरान 1835 के आसपास जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग की हुकूमत थी, यानी वो वासराय था यहाँ पर, उसने लिखा भी है इस बात में कि सूती कपड़ा बुनने वाले जुलाहों की हड्डियाँ बंगाल की ज़मीन पर धूप में सड़ रही है। एक दूसरे इतिहासकार ने लिखा है कि ढाका के लोगों की आबादी जो नफीस मलमल पैदा करने में बेमिसाल थे, 1.5 लाख से घटकर सिर्फ 20,000 रह गई थी। तमाम ख़ानदान भाग रहे थे यहाँ से वहाँ, ऐसी जगह जहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत ना हो। उसी दौरान 20 ख़ानदान के लोग, नदिया एक ज़िला है और मुर्शिदाबाद, वहाँ से प्लान करके वो लोग के बंगाल और बिहार में नहीं रहेंगे, उसके आगे कहीं भी जाएंगे। तो बंगाल बिहार से आगे अवध में आके यही महुआ डाबर में आके बस गए, और वहाँ पे वो अपना ख़ानदानी काम यहाँ पे शुरू कर दिए। वहाँ यहाँ ये काम पहले भी होता था। अच्छा, पहले भी होता हाँ, तो ये वहाँ के ज़मींदार ने उनको रहने की परमिशन दिया। उसके बाद वो तमाम लोगों को बुलाया कि भाई इनके आबाद करो और इनकी मदद करो। इस तरह फिर वो लोग यहाँ पे सेटल हो। तो यहाँ पे क्या कुछ कोई विद्रोह का मामला था या फिर अंग्रेजों ने डायरेक्ट ही आक्रमण कर दिया? विद्रोह था। जैसा कि आप जानते हैं 1857 की जो लड़ाई हुई थी, तो दो इस आज़ादी का ये जो 1857 का जो था, दो बहुत अहम आदमी थे। एक तो नाना साहब थे, धोंदूराव पंत, जो भिटूर कानपुर के पास है, उसके राजा थे ना। उन्होंने फूल बांटा था, कमल का फूल, पूरी छावनी में, पूरे देश के छावनी में।
ताकि फौजियों को इस काम के लिए राज़ी किया जाए, अंग्रेज़ों को, है ना। एक संदेश था एक ये। दूसरा, फैज़ाबाद के एक मौलवी थे, उनका नाम था अहमदुल्ला शाह। उन्होंने रोटी बांटा था, है ना, कि ये रोटी जो है, बड़ा रोचक प्रसंग है इतिहास हाँ, में तो ये रोटी जो है हर गांव में बांटी जाए। तो एक उसी दौरान एक फ़कीर आए थे वहाँ पर, उन्होंने रोटी बांटा था। अच्छा। और वहीं पे वो जो पलायन करके आए थे, उसी में एक नाम था जाफ़र अली जी। उसी जाफ़र अली को मैंने इस किताब का हीरो भी बनाया है। जी, मतलब इस पूरे जो हाँ, घटनाक्रम था, विद्रोह था, उसका नेतृत्व जाफ़र अली ने ही किया। जाफ़र अली ने किया था। और भी लोग थे, पूरे गांव के लोग थे। उसमें कई लोगों के नाम हैं, जैसे नब्बा खान है, सईद खान नाम है, और शेख दाराब है, और बहुत सारे लोग हैं। 13 नाम है मेरे पास। तो वो तमाम लोग, अच्छा ये तो हो गया एक। और जब वो मेरठ में जब बगावत हुआ, तो चूंकि वो अचानक हो गया था, तारीख थी 31 मई, लेकिन वो वहाँ पर हो गया 9 तारीख को, 10 मई को। 11 को फिर वो लोग दिल्ली पहुँचे, बहादुर शाह जफर के पास। फिर वहाँ से जैसे जैसे फिर ये खबर बढ़ते गई कि भाई बगावत शुरू हो गई है, तो फैज़ाबाद में की छावनी में 8 जून को बगावत हुई, 11 बजे रात को। वहाँ के फौजी भागना शुरू किए पटना के पास, दीनापुर नाम था, अब शायद दानापुर हो गया है। तो वहाँ भाग रहे थे, तो आजमगढ़ से जो 17वीं फौज थी, वो अंग्रेज़ों को मारने के लिए जब फैज़ाबाद आए, तो उन्हें पता चला भाई ये तो सब चले गए यहाँ से। तो उन्होंने भागते हुए अंग्रेज़ों का पीछा किया घाघरा नदी में। तो बेगमगंज है एक वहाँ पर, तो मैंने देखा है, बेगमगंज के पास जाके उन्होंने उसको अटैक किया। तो उसमें एक आदमी तो पहले ही मारा गया था, साजन मैथ्यू नाम था उसका। उसके बाद तमाम लोग जो है वो इस तरफ आ गए, गोरखपुर, यानी इस पहले गोरखपुर ज़िले का हिस्सा हुआ करता केंद्र एक बन गया था आसपास का एरिया। तो वहाँ से वो फिर गए किसी तरह से, किसी मकान पे ठहरे थे। फिर रात को ही वो लोग वहाँ से भी भागे। फिर अमोढ़ा आए। तो अमोढ़ा आया 10 जून को सुबह 7 बजे। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि भाई हम बस्ती जाना चाहते हैं। तो वो बस्ती आ रहे थे। तो बस्ती जब आ रहे थे, तो कप्तानगंज जब पहुँचे हैं, तो वहाँ के अधिकारी ने बताया, तहसील के, कि आप बस्ती मत जाओ, क्योंकि 17वीं नंबर की जो फौज है वो अंग्रेज़ों के सख्त खिलाफ है। वो गोरखपुर से बस्ती आ चुकी है। और बस्ती से वो भी इसी तरफ आने वाले हैं। तो आप बस्ती या गोरखपुर ना जाओ, बल्कि यहाँ से गाय घाट चले जाओ। तो वहाँ तुम्हें नदी भी मिलेगी और सुरक्षा कर्मी भी। उसी नदी से और कश्ती के जरिए आप दानापुर चले जाएंगे। जलमार्ग से जाने का प्लान। हाँ, उन्हें तो बस्ती नहीं आए वहीं से। यही वजह थी कि कप्तानगंज से जब गाय घाट जाएंगे तो रास्ते में महुआ डाबर मिला हुआ है। 8 मील के बाद, ऐसा लिखा हुआ है, 8 मील के बाद महुआ। यहाँ 4 महीना पहले रोटी मिल चुकी थी। पूरे लोग सब वैसे भी, है ना। और दूसरी बात, बंगाल के जुलाहों के, उनके पुरखों के चूंकि उंगलियां और हाथ काटे गए थे, उनको एकदम अंदर से वो ज्वाला तो कहीं वो था। तो जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि अंग्रेज़ों की एक टोली आ रही है, उन्होंने उन पर हमला कर दिया। और बिल्कुल जब वो नदी पार कर रहे थे, नदी में से खींच के लिए, बाकायदा डिटेल के साथ लिखा हुआ, साजन बुशत जो बच गया था उसकी एक रिपोर्ट है, पूरा डिटेल लिखा हुआ है। और उसमें से 6 को मार दिया गया, 1 बचकर भाग गया था। ये खबर जब गोरखपुर पहुंची, तो उस ज़माने में वहाँ के जो जज थे, विनयार्ड नाम था, तो सबकी हालत ख़राब हो गई। क्या 6 फौजी ऑफिसर एक साथ, बहुत बड़ी बात थी। और जब हथियारों से लेस और लाठी डंडे से मार दिए गए, कैसे हो सकता है। तो उन्होंने विलियम पेपे, जो बर्डपुर का ज़मींदार था, उसको यहाँ का चार्ज दिया। 15 जून को उसको डिप्टी मजिस्ट्रेट बनाया और 12वीं घोड़सवार फौज का आधा दस्ता उसके हवाले किया कि जाओ और इसको ख़त्म करो। और वो आता है, जलाता है। उसके बाद जलाने से पहले ही तमाम लोग भाग गए थे सब। मतलब एक बहुत बड़ा आगजनी का मामला था। और या हम ये भी कहें कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हम देखते हैं, उससे हम इसको कमतर नहीं आंक सकते। ये बहुत बड़ी घटना थी इतिहास में। असल में एक बात और भी है, ये तो ठीक है, कस्बा और आबादी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो अंग्रेज़ पहले से चिढ़े हुए थे, उसको भी तबाह करना था। उनको मौका नहीं मिल रहा था। इस 6 फौजी को मारे, उनको मौका मिल गया और उन्होंने जला दिया, मार भी दिया, जला भी दिया। इसके अलावा ये जो किसी ने क्यों नहीं लिखा, मैं आपको बताता हूँ।
1857 में हम लोग जीत रहे थे, हम लोग मतलब हिंदुस्तानी। 1858 में अंग्रेज़ों का पलड़ा भारी होते गया, 1859 पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो गया। उस जमाने उस वक्त यहाँ का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। उसने एक खुफिया दस्तावेज तैयार कराया। उस 1857 में उन्होंने जितने भी जुल्म किए थे हिंदुस्तानियों के साथ, उस पर लिखा नॉट टू बी साइटेड, यानी ये लीक नहीं होना चाहिए, और इंग्लैंड में भेज दिया, जिसमें एक चैप्टर महुआ डाबर का भी था कि ये लीक नहीं होना चाहिए कि हमने महुआ डाबर को यानी क्या किया है ये। सर हमको ये भी पता है कि वो पत्रों की आपके पास फोटोकॉपीज़ भी पड़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, हालांकि साफ वो दिख नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी एक साक्ष्य के रूप में हम चाहते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी दस्तावेज आपके पास हैं, चाहे वो जिन लोगों को फांसी दी गई थी उनके लेटर्स हैं, और जो भी चीज़ें हैं, नक्शे हैं आपके पास पुराने, तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को ये दिखाएं। ये देखिए, जो लॉर्ड कैनिंग ने जो लेटर लिखा था जो गवर्नमेंट को भेजा था, ये है वो, नॉट टू बी साइटेड। ये ड्राफ्ट पेपर है। अच्छा। और जैसे बहुत सारे जितने भी जुल्म किए थे सब पे पर्दा डालने के लिए, है ना, उसमें एक चैप्टर महुआ डाबर का था, वो एक चैप्टर महुआ डाबर का ये है। अच्छा। यही, और इतनी सफाई और चालाकी से किया था कि किसी भी हिंदुस्तानी इतिहासकार को पता ही नहीं चला। लेकिन सर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इतिहास के जितने इतिहासकार थे उन्होंने हर एक चीज़ को बड़ा ही विस्तृत लिखा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इंसिडेंट, बहुत बड़ी घटना थी, ये कैसे अछूती रह गई उनकी नज़रों से? अब जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मैं अपने मन से बता रहा हूँ कि उन्होंने इतनी चालाकी से किया होगा, और जिस ढंग से उन्होंने छुपाया है, शायद यही वजह होगी किसी भी हिंदुस्तानी इतिहास, इसीलिए किसी ने नहीं लिखा। वरना मैं जानता हूँ कि अगर किसी भी इतिहासकार को मालूम होता तो शायद वो ज़रूर लिखते वो। बगल में छावनी है, छावनी का इतिहास, हम लोग अमोढ़ा का इतिहास देखते हैं, नगर का देखते हैं, बांसी का देखते हैं, लेकिन ये महुआ डाबर कहीं भी हमको हिस्ट्री में पढ़ने को नहीं मिलता। मैं वही कह रहा हूँ, असल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद किया था ना, आबादी के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बर्बाद किया था। ये वजह थी जी नॉट टू बी साइडेड लिखने की। जी। तो सर एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे आपसे कि अभी आपने जो पूरा ये शोध पत्र तैयार किया है, इसको एक किताब का शक्ल दे दिया है आपने, तो इसमें वर्तमान में अभी तो मुझको लगता है कि ये किताब अभी छपी नहीं है, कहीं से प्रकाशित नहीं हुई है, इस क्रम में हम लोग काम भी कर रहे हैं, तो क्या क्या और दस्तावेज हैं जो इस किताब को ऑथेंटिक बनाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे? तो मैं बताऊँ, एक तो है 200 साल पुराना नक्शा। अच्छा। 1823 का नक्शा और 1835, 36, 37, 38 का नक्शा, ये दो नक्शे हैं मेरे पास जी। जो नेशनल आर्काइव्स में आज भी हैं, वो कोई भी जाकर उसको देख सकता है। तो आपको उसकी नकल लेने में कितनी मुश्किल आई होगी? बहुत उसको जाने थे उसको कितनी तकलीफ आई जी। तो ये है कि लेकिन मिल गया जी। और उसके लिए मुझे बहुत नॉमिनल पैसा देना पड़ा। जी जी। और एक तो नक्शा, दूसरी बात वो जो एक सार्जन बुशन नामी फौजी जो बच गया था, उसने अपनी एक रिपोर्ट लिखा था। अच्छा। वो रिपोर्ट मुझे अंग्रेज़ इतिहासकार था, उसका नाम था चार्ल्स बाल जी। उन्होंने इस पूरी घटना को लिखा था और उसका लेटर भी लिखा था, इंडियन म्यूटिनी। इंडियन म्यूटिनी, हाँ, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। तो उसमें ये लेटर है, वो बताता है कि किस तरह हम फैज़ाबाद से जब हम दीनापुर जा रहे थे तो वहाँ ना जाकर हम गाय घाट ये दीनापुर ना जाके फिर हम क्यों अमोढ़ा गए, कप्तानगंज गए और फिर गाय घाट जा रहे थे, क्यों, वो पूरा डिटेल पूरा उसने लिखा है। तो ये एक तो सबूत है, ये आप कहीं पे भी किसी भी दिल्ली या बड़े लाइब्रेरी में आपको आज भी मिल सकती हो, आप देख सकते हैं। एक दूसरी एक बात यह है कि कलवारी पुलिस स्टेशन जब महुआ डाबर को जलाया गया था तो वहाँ पुलिस थाना भी था, नक्शे में वो इंडिकेट भी किया हुआ है कि हाँ 1857 में वहाँ पे पुलिस थाना था, 1813 में ही बन गया था, गजेटियर में लिखा हुआ हुआ। तो उसमें एक रिपोर्ट है रजिस्टर नंबर 8 चौथे भाग में लिखा हुआ है, अगर आप हिंदी के हिसाब से पढ़ेंगे तो आखिरी पेज पर, लेकिन उस ज़माने में उर्दू चलता था ना, तो पहले पेज पर जैसे ही आप खोलेंगे तो पहले पेज पर महुआ डाबर से संबंधित लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि इस ज़मीन पर किसी को आबाद होने का हुक्म सरकार की तरफ से नहीं है। अच्छा। पहले ये कस्बा अच्छी तरह आबाद था
बाद में वो गैर चरागी सरकारी आदमियों को मारने के जुर्म में इसे गैर आबाद किया गया और जब्त होकर भागवत प्रचार सुख साकिन कचूरे को खैर ख्वाही में दे दिया गया है। अच्छा। फिर उनसे जब्त होकर दयाशंकर बनवाल, साकिन सुनबरसा और सरैया बुजुर्ग के मियाँ साहब को दिया गया है। 1928 में लिखा गया। वो लेट आज भी है वहाँ पर कलवारी। एक तो ये दो हो गया जी। तीसरा ये है कि विलियम पेपे जिसने उसको जलाया था 1859 में, उसने जो उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उनको एक लेटर लिखा था कि मैंने अपनी जान पर खेलकर किस तरह महुआ डाबर को जलाया है, क्योंकि अगर उसको हम नहीं जलाते तो हमारा यहाँ हुकूमत करना बेकार था। इसीलिए एक तो वो लेटर। दूसरा 19 जुलाई 1889 को जब विलियम पेपी की मौत हो गई तो उसकी कब्र की तख्ती पर ये लिखा गया है कि विलियम पेपे सन ऑफ जॉर्ज पेपे ही वही आदमी था जिसने मुसलमानों का एक गांव महुआ डाबर को जला दिया था। इसीलिए उसको इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया था। अच्छा, इसी कार्य को। इसके अलावा बर्डपुर में उसके पास जो ज़मीन थी 29,316 एकड़, जिसके लिए उसको 10,700 रुपया हर साल देना पड़ता था, वो रुपया भी माफ़ कर दिया गया और पूरी जागीर उसके नाम पे लिख दी गई। अच्छा, ये तो सब एविडेंस है ना जी। तो निश्चित रूप से हम ये समझते हैं कि इतना एविडेंस जो है किसी भी किताब के जो फैक्ट हैं उसके लिए काफ़ी हैं। और ये निश्चित रूप से ये किताब जो है 1857 की क्रांति के बारे में अगर हम बात करें तो जो बस्ती का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, यहाँ के क्रांतिकारियों का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, मुझको लगता है कि ये निश्चित रूप से ये किताब एक नए इतिहास को दर्ज करेगी और इतिहास वास्तव में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। एक चीज़ और है इसमें जी, ये तो है सब रिटर्न प्रूफ। प्रैक्टिकल प्रूफ के लिए खुदाई ज़रूरी थी जी। हाँ, क्योंकि पहले जब डीएम से मैं मिला था 2006 में रमेन त्रिपाठी जी, तो उन्होंने भी लिखा था कि इसकी खुदाई होना चाहिए। तो उसी लिए मैंने नई दिल्ली में जो पुरातत्व विभाग है उनसे संपर्क किया। उन्होंने सारे एविडेंस देखे। उसके बाद वहाँ बाकायदा वहाँ के लिए लाइसेंस जारी किया गया है, जो ये है खुदाई का लाइसेंस 2009 और 2010 में खुदाई के लिए। ठीक है जी। 2010 में लखनऊ यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग के डॉक्टर अनिल कुमार, हाँ, उनकी देख रेख में खुदाई हुई। तो जो लिखा हुआ है एविडेंस रिटर्न में वो रियल में वो मिल गया ज़मीन के नीचे से। अच्छा। और ये प्रूफ हुआ कि यहाँ पर कपड़ों की छपाई, रंगाई, बुनाई का काम होता था। ये है उसके सबूत। ये देखिए एक जी, निश्चित रूप से थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि ये खुदाई के जो अवशेष मिले, ये तमाम सबूत हैं जी। तो सर अभी वर्तमान में अगर हम इस किताब की बात करें या इस शोध पत्र की बात करें तो कितनी प्रोग्रेस हो पाई है इसमें, और आप जो है यहाँ के स्थानीय प्रशासन से या स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या अपनी मांग रखते हैं कि ये इस किताब को लेकर आपकी क्या राय है और कैसे इसको आगे ले जाना है? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये किताब अगर NBT से छप जाए, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ, है ना जी, तो शायद ये बहुत बड़ी बात होगी और बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात, ये जो मैंने इसको शुरू किया था तो सिर्फ ये सोचकर कि मैं देखना चाहता था कि हमारे पुरखों के साथ क्या हुआ था, कुछ नहीं। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरते गया वो सोच भी बदलती गई, वक्त भी गुजरता रहा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट की तरफ से छप जाए और वहाँ पर एक सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से एक शहीद स्मारक सरकार की तरफ से बनाया जाए। उसके साथ ही उसके विकास के लिए अगर कुछ हो सकता है तो ये होना चाहिए। जी, निश्चित रूप से एक शेर बड़ा ही प्रासंगिक हो जाता है कि हर बरस लगेंगे शहीदों की चिताओं पे मेले। तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, सरकार इस पे काफ़ी ध्यान दे रही है। तो मुझको लगता है कि सरकार को इस मामले को भी संज्ञान में लेना चाहिए। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद जी हो गए, विधायक हो गए, तो अगर वो इस पे कुछ पॉजिटिव स्टेप उठाते हैं तो मुझको लगता है कि ये बहुत बड़ा काम उनके लिए नहीं है और ये इजी वे में कराया जा सकता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 1947 में देश को जो आज़ादी मिली, मेरा ऐसा मानना, मेरा ही नहीं, शायद बहुत सारे
शायद पूरे देश का मानना है कि उसकी बुनियाद 1857 में ही रख दी गई थी। तो 1857 में लाखों आदमी मारे गए थे, घर से बेघर हो गए, क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ी। तो अगर उसके लिए सरकार कुछ कर दे तो 1857 के क्रांतिकारियों के लिए वो लाखों, उससे बड़ी और कुछ बात नहीं होगी। तमाम गुमनाम शहादत भी। हाँ, बस ये है जी। तो दोस्तों, अभी जिस चीज़ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, वास्तव में ही ये गौरवान्वित करने वाला इतिहास रहा है हमारा। अवध का ये क्षेत्र बड़ा ही उद्वेलित था उस समय, और यहाँ पे जो एक चिंगारी थी उसने शोला का रूप ले लिया, और किस तरह से यहाँ के क्रांतिकारियों ने जो है अंग्रेज़ों से मोर्चा लिया। तो सर, इस कड़ी में हम ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से वो क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी इस म्यूटिनी में। 19 फरवरी 1858। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अंग्रेज़ लोग महुआ डाबर को जलाने से पहले सौसीपुर नाम के एक गांव को जलाया था। वो 26 जून 1857 था। और आप देखेंगे तो जुमा का दिन था। 3 जुलाई 1857 को उन्होंने महुआ डाबर को जलाया, वो भी जुमा का ही दिन था। ऐसा क्या आपको लगता है कि मतलब जी। और 19 फरवरी 1858 को 5 क्रांतिकारियों को जो फांसी दी गई, वो भी जुमा का ही दिन था। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो जुमा को ख़ास तौर से ध्यान में रख के जो सज़ा देते थे वो जुमा का ही दिन देते थे। ये 3 चीज़ें तो ये मिली हैं। दूसरी बात ये कि जो मारे गए थे वो तो बुध का दिन था। उनका नाम था, एक का नाम था लिंडसे, दूसरे का नाम था थॉमस, तीसरे का नाम था कॉटली, सार्जेंट एडवर्ड, पता नहीं शायद भूल रहा हूँ। और ये जो फांसी दी गई थी, इनका नाम था, एक नाम है गुलजार खान पठान, महुआ डाबर के, निहाल खान पठान, बदलू खान पठान, घीसा खान पठान और गुलाब खान पठान, वो जो भैरवपुर के थे उनका घर, और भैरवपुर से ही उनको गिरफ्तार किया गया था। इन 5 लोगों को इनको फांसी दे दी गई थी 19 फरवरी 1858 के दिन। जी। हम यहाँ पे एक मैप देख पा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि उससे पहले ये 1800 पहले वाला देखो जी, है ना। ये है जी। ये पहले उत्तर प्रदेश को वेस्टर्न प्रोविंसेस कहा जाता था, जो दिल्ली और पटना के बीच का इलाका है। और यहाँ आप देखिए गोरखपुर ज़िला है, गोरखपुर से पश्चिम की तरफ आप देखेंगे तो मगहर है, मगहर के पश्चिम तरफ बस्ती है, और बस्ती के नीचे महुआ डाबर है। ये कितना पुराना नक्शा है? 200 साल पुराना है। कब का नक्शा है? 1823। अब हम 2022 में हैं, मतलब 1 साल कम है 200 साल में। ये 200 साल पहले के नक्शे में महुआ डाबर का नाम था। जी। दूसरा नक्शा मैं आपको बताता हूँ जी। ये 4 साल में नक्शा बनकर तैयार हुआ। इसको 5 अंग्रेज़ों ने मिलकर बनाया था, गोरखपुर ज़िले का नक्शा 1836, 35, 36, 37, 38 में। और इसमें भी महुआ डाबर का नाम है। अच्छा, इसमें भी महुआ डाबर। हाँ, लेकिन 1857 के बाद जब उसको जलाया गया, नॉट टू बी साइडेड, उसके बाद किसी भी नक्शे में, और आज भी नहीं है उसका नाम, आज के नक्शे में भी उसका नाम नहीं है। ये 2 नक्शे हैं। ये नक्शे बयां करते हैं कि वास्तव में इसका हाँ। और ये तमाम नक्शे दिल्ली के नेशनल आर्काइव्स में मौजूद है, कोई भी जाके ले सकता है। जी। जी।